हमें देखना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की। तो ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, यूएसए में, वाशिंगटन डीसी में हुई थी ये। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जब की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद दो हमारी इंस्टीट्यूशंस बने। पहला तो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम आईएमएफ भी बोलते हैं, और एक दूसरा बना था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसको वर्ल्ड बैंक है ना, तो बहुत चार पांच इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप है, तो उसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन आया था इसमें लाइफ में या लाइन में, उसको वो था इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। ये सब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास बने थे। तो ये वाला बैंक इसलिए बना था कि जो भी देश हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी अफेक्टेड हुए थे ना, उनको पैसा देने के लिए ये वाले बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया था। तो इसको अटेंड करा था, 44 कंट्रीज थी तो उन्होंने अटेंड किया था। तो थोड़ा सा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में देख लेते हैं, आईएमएफ के बारे में। तो एक ही ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑटोनोमस ये होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें करने की आज़ादी होती है, और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी अफिलिएटेड है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 27 दिसंबर 1945 में। जब इस्टेब्लिश हो रहा था ना, तो 30 मेंबर्स नेशन थे जो उसके इंस्टीट्यूशन के वक्त थे। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जो जिस जिस साल ये बना था, इंडिया ने तभी से ही इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में है। और इसका करंट चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? भाई ये नाम देख लेना, बोलना तो मुश्किल है थोड़ा सा मेरे लिए। पियर ओलिवर आगे तो भाई मुश्किल ही है, तो इसका देख लेना, पियर ओलिवर के नाम से देख लेना। आप देखोगे ना तो ऑप्शन में देख के याद हो जाएगा। पियर ओलिवर है इसका करंट चीफ इकोनॉमिस्ट। जो इसका हेड होता है ना उसे चीफ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो पियर ओलिवर है। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं ना, तो उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि 1991 में इंडिया ने लिया था लोन आईएमएफ से, जब दिक्कत आ गई थी फॉरेक्स की और फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना। तो हर कंट्री जो भी मेंबर होती है ना, उसे कुछ ना कुछ अपने कोटे के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना होता है। मतलब अगर 100 रुपये हैं, तो जैसे जितनी भी मेंबर कंपनी है, जैसे यूएसए का सबसे ज़्यादा कोटा है, तो यूएसए ने 17.44% पैसे दिए हुए हैं, इंडिया ने खाली 2.76% दिए हुए हैं जो आईएमएफ के अंदर पैसे हैं। उसी के हिसाब से जो जितनी आप पैसे इसमें अपना मतलब कोटा रखते हो ना, जितने ज़्यादा पैसे आप इन्वेस्ट करते हो, उतनी ज़्यादा ही आपके पास वोटिंग पावर होती है। मान लो कि जैसे पाकिस्तान को लोन देना ही नहीं देना, ये कैसे डिसाइड करेगा आईएमएफ? तो जितनी भी इसकी मेंबर्स कंट्री होंगी ना, वो अपने कोटे के हिसाब से वोट करेंगी। जैसे यूएसए का कोटा ज़्यादा है, ठीक है ना, यूएसए का कोटा ज़्यादा है, तो यूएसए के पास ज़्यादा पावर होगी। इंडिया के कोटा कम है तो इंडिया के पास कम पावर होगी। तो जब वोटिंग होगी, तो जैसे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उन्होंने बोल दिया कि हाँ देना है लोन, तो दे दिया जाएगा। अगर मना कर दिया तो मना कर दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा होता है कि मतलब जितने आप पैसे आप डालोगे उसी हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। और जो इसमें पैसे होते हैं ना, उसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। जो मतलब ये एक तरह की आर्टिफिशियल करेंसी है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बना रखी है। तो ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं ना, तो ये एक तरह की करेंसी है जिसमें मिक्सचर होता है डॉलर का, यूरो का, चाइनीज येन बोल दो, और चाइनीज करेंसी रेमिनबी बोलते हैं इसको, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड, ये पांचों को मिला के ये एक करेंसी बनाते हैं जिसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। तो हर कंट्री के कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स होंगे, है ना। कुछ कंट्री के अपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स होंगे कि आप इतने रुपए का लोन ले सकते हो या इतने रुपए तक आप मांग सकते हो, वो आपका राइट है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, जैसे मेंबर कंट्री है यूएसए, चाइना, यूके, इंडिया। तो यूएसए का कोटा कितना है? 17.44 हाईएस्ट है। चाइना का 6.41, यूके का 4.24। तो यूएसए का वोटिंग शेयर भी ज़्यादा है, देखो 16.51, 6.4। इंडिया का कम है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बस ये चीज़ देखनी है आपको कि इसका हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये जो उसमें आया है, लाइफ लाइफ में आया है, जिसकी मतलब जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ है, ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में अमेरिका में, तभी आया है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में
एसोसिएशन या फिर 5 इसकी ब्रांचेज है। पहली जिसमें आती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD बोलते हैं इसे। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा बोलते हैं इसको। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5, अगर आप पाँचों को ऐड करोगे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है ना। और पूरा वर्ल्ड बैंक किसको, अगर वर्ल्ड बैंक खाली बोलते हैं तो वो इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक में जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें पूछेगा कि इनमें से कौन कौन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, तो 3 एक जैसे दे देगा, एक इसमें अलग दे देगा। तो और इंडिया इसमें इसका पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों का पार्ट है, बस फिफ्थ वाले का पार्ट नहीं है, जो सेटलमेंट वाला है ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, बाकी चारों का मेंबर है और इसका भी फाउंडेशनल मेंबर ही है। और वर्ल्ड बैंक का सबसे पहले IBRD आया था, मैंने आपको बताया था पहले ही, सबसे पहले IBRD आया था। वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए आपको पहले IMF का मेंबर होना ज़रूरी है। मतलब पहले आप IMF के मेंबर बनोगे, उसी के बाद ही आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन सकते हो। हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन DC में ही है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा है, इंडियन ही है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में दे रखा है IBRD कब कब इस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मेंबर कौन है, और इंडिया मेंबर नहीं है। तो इंडिया पे शुरू के 4 में मेंबर है, 5th में मेंबर नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है, ये याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हेडक्वार्टर याद रखना है और इंडिया मेंबर है नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं, पाँचों के पाँचों। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है अब कुछ ही मल्टीलेटरल बैंक्स हैं, जो मतलब नॉर्मल बैंक्स नहीं होते, बड़े बड़े जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइज, जो मतलब एक ग्रुप होता है वो अपना बैंक बनाता है ना, जैसे ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो ये ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर बनाया है। तो ये 2012 में प्रपोज किया गया था, 2015 में ये एग्जिस्टेंस में आया रशियन समिट में, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है ना। और ये इसका मेंबर जरूरी नहीं है खाली ब्रिक्स के ही, ब्रिक्स ही हो सकते हैं। जितने भी UN यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज है ना, वो भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हो सकते हैं। ये क्या क्या करता है, ब्रिक्स कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उन्हें लोन वोन प्रोवाइड करता है। न्यू डेवलपमेंट में ऐसे RRTS को भी लोन दिया है ना। तो अभी इसके न्यूएस्ट मेंबर आप यहाँ पे देख लेना, बांग्लादेश है 2021 में आया था, UAE 2021 में आया था, इजिप्ट 2023 में आया था, अल्जीरिया में 19 2025 को आया था। ये सारे इसके न्यू मेंबर है। पूछ लेता है कि रिसेंटली किसने ज्वाइन किया, तो अल्जीरिया याद रखना। ठीक है, ये तो वो हो गया। उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, 1996 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, फिलीपींस में। और इसमें भी वोटिंग कैसे होती है, जैसे IMF में बताया था ना, बेस्ड ऑन ओनरशिप, जो जितना इसमें इन्वेस्ट करेगा उतनी ही इसे वोटिंग पावर मिलेगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी अगर आपको लोन चाहिए तो इसमें वोटिंग होगी, और जिसकी जितना ज़्यादा कोटा या फिर ओनरशिप होगी उस हिसाब से वो वोट करेंगे तो आपको मिलेगी। तो इसमें लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूट किया है ना, इसमें USA नहीं है, जापान सबसे ज़्यादा है, उसके बाद USA है, फिर चाइना है, और 4th लार्जेस्ट इंडिया है इसमें। ठीक है, उसके बाद आप देखो तीसरा बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको बोलते हैं AIIB। 2016 में आया था, इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके भी मेंबर ज़रूरी नहीं है एशिया के ही लोग होने चाहिए, एशिया के बाहर भी इसके लोग हो सकते हैं, पर इसमें USA और जापान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में। और ये इनके प्रेसिडेंट है जाऊ जाइजी जाई, इनका मतलब तो इसका हमेशा ही, जो आज तक इसके जो प्रेसिडेंट रहे हैं ना, हमेशा चाइना के ही एक नेशनल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी का ही वो होता है, लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है ना वो उसका, तो इसलिए अब सबसे ज़्यादा है। इंडिया इसमें सेकंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है ना। और ये किस लिए बैंक बना था, तो ये इम्प्रूव करने के लिए बना था सोशल और इकोनॉमिक आउटकम इंडिया में। मतलब कोई भी सोशल कोज हो रहा होगा, मतलब मान लो कि इंडिया में कुछ स्लम डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके लिए लोन दे दिया, ऐसे ऐसे करके अलग अलग चीज़ों के लिए लोन देने के लिए यहाँ पे ये बैंक बनाया था। उसके बाद आप देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995 में। इसने रिप्लेस करा था गैट को। गैट की फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसको रिप्लेस किसने किया था, WTO ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 164 मेंबर्स हैं इसके। ठीक,
उसके बाद आएगा G7। G7 आपने सुना होगा, G7 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ सेवन, ग्रुप ऑफ सेवन, है ना। ये हुआ था 1975 में फॉर्म हुआ था, और जितनी भी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी ना उस वक्त थी, उन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। तो इसमें कौन कौन है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान। ये आपको याद रखनी है इनकी कंट्री कौन कौन है। और इसमें रशिया ने भी ज्वाइन किया था। G8 था ये, पर 2014 में उसने क्रीमिया पे हमला कर दिया था ना, तो उसमें 2014 के बाद इसको हटा दिया था, तो अभी ये G7 ही है। उसके बाद आता है G20। G20 से आप समझ ही होगे, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20। ये स्टेब्लिश हुआ था 1999 में। और ये इसने क्या काम किया था, ये साथ में लेके आया था जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उस वक्त की जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन सब ने मिलके ये ग्रुप बनाया था, है ना। इसमें 21 मेंबर हैं, और जो 21st मेंबर जो इसका बना था ना, तो इसमें 19 कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, और जो 21वां जो मेंबर था वो अफ्रीकन यूनियन है। ये जब 2023 में इंडिया ने समिट करा था ना भारत मंडपम में, जब इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को इसकी परमानेंट मेंबरशिप दिला दी थी। अब इसकी 2024 में मेंबरशिप थी किसके पास? ब्राज़ील के पास। और 2025 में इसकी समिट का होंगी जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो मतलब 2025 की जो इसकी चेयरमैनशिप है वो साउथ अफ्रीका के पास है। लास्ट में देखो आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1967 बैंकॉक में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ये सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे जो देखने के लिए। बस इस लेक्चर में तो इतना ही था। बाकी अगर आपको अभी इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो।